नमस्कार, हमारी खास पेशकश 22 का अग्निपथ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। अमित शाह अपने पुराने स्टाइल में दिन में जनसभा और रात में बैठक करके न सिर्फ संगठनात्मक तैयारी को अंतिम रूप दे रहे हैं, बल्कि टिकटों पर शुरुआती मंथन भी कर रहे हैं। और इसी के मद्देनजर लखनऊ में पार्टी प्रदेश मुख्यालय में कोर कमेटी की बैठक की गई, जिसमें प्रदेश के वो सारे जिम्मेदार लोग शामिल रहे जिससे यूपी का किला फतह किया जा सके। पार्टी के कार्यकर्ताओं के कंधों पर जिम्मेदारी है कि भारतीय जनता पार्टी को फिर से चुनाव कैसे जिताया जाए। बैठक में प्रमुख रूप से धर्मेंद्र प्रधान, दोनों डिप्टी सीएम, संगठन महामंत्री, प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी 2022 के चुनाव जीतने के लिए क्या क्या रणनीति बना रही, उसी रणनीति का एक हिस्सा ये रथ भी है। ऐसे 403 रथ की तैयारी की गई है। आज प्रदेश मुख्यालय पर डेमो के लिए इसको रखा गया है। चूंकि आज अमित शाह भी कार्यक्रम में शामिल होंगे, चूंकि जो उनकी कोर कमेटी की बैठक है और इसमें धर्मेंद्र प्रधान भी रहेंगे, तो ये उनके डेमो के लिए रखा गया है। सोच ईमानदार, काम दमदार, फिर एक बार भाजपा सरकार। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश नाक का सवाल बना हुआ है। जिस तरीके से बड़े नेता लगातार प्रधानमंत्री से लेकर अमित शाह जी लगातार उत्तर प्रदेश में कैंपेनिंग कर रहे हैं, मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि दिखाए यहाँ पे एलईडी ऐसी आप देख सकते हैं कि ई रिक्शे पर इसको व्यवस्थित किया गया है और इस पर आप योगी की प्रचार से जो जो सरकार की उपलब्धि रही है खास कर वही दिखाया जाएगा। और जो पहले इनका एक हुआ था कि आप जो संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी घोषणा करेगी उसमें आप अपना लिखित एक दीजिए कि क्या होना चाहिए, वो भी है कि यूपी को नंबर 1 बनाने के लिए अपने सुझाव को दर्ज कीजिए। तो ये एक प्रचार करने का तरीका है भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव करने का जो स्टाइल है वो माना भी जाता है कि हाईटेक है। देखने वाली बात है कि विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सामने मुख्य विपक्षी पार्टी का अपना चुनाव प्रचार करने का क्या स्टाइल होता है। सहयोगी सूर्या के साथ रजनीश पांडे, इंडिया न्यूज, लखनऊ। तो गृहमंत्री अमित शाह की रैली के बाद आज मुरादाबाद का चुनावी माहौल गर्मा गया। गृहमंत्री अमित शाह ने सपा, बसपा, कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि पिछली सरकारों में 700 से ज्यादा दंगे हुए, बीजेपी की सरकार में एक भी दंगा नहीं हुआ। दंगा करने वाले लोग उत्तर प्रदेश पलायन कर चुके हैं। गृहमंत्री की रैली में युवा वर्ग सबसे ज्यादा उत्साहित नजर आया। मुरादाबाद में गृह मंत्री की आज जनसभा थी और उसके बाद बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो जनसभा में पहुंचे थे और अब धीरे धीरे यहाँ से गाड़ियां निकलने लगी हैं और कहीं ना कहीं मुरादाबाद का जो माहौल है, राजनीतिक माहौल, गृह मंत्री के भाषणों से गर्मा गया है। मेरे साथ कुछ युवा हैं, इनसे बात करेंगे क्योंकि उन्होंने भी हाल ही में बयान दिया है कि 700 से ज्यादा दंगे सपा बसपा की कहीं ना कहीं सरकार में हुए थे। ओपिनियन लेंगे कि आखिर युवा क्या चाहते हैं और इस सरकार में किस तरह के कार्य हुए हैं। क्या नाम है आपका? देव ठाकुर। देव ठाकुर, ये बताइए कि अभी आज इस तरीके से बयान दिया है अमित शाह जी ने कि 700 से ज्यादा दंगे पिछली सरकार में हुए थे सपा बसपा की। यस सर, सपा सरकार में काफी दंगे हुए हैं और बीजेपी सरकार में अभी तक कोई भी दंगा इतना ऊंचा नहीं हुआ है जैसे कि पूरे उत्तर प्रदेश में हमारे दंगा फसाद हो। ऊंचे लेवल पे कोई दंगा नहीं है उत्तर प्रदेश में। अच्छा, समाजवादी के पार्टी के नेता कहते हैं कि तमाम जो है भाजपा के लोग दंगा कराते हैं, कहीं ना कहीं भाजपा जो है दंगा कराती है। क्या कहना? टाइम होते थे, अब थोड़ी होते हैं दंगे, अब तो कंट्रोल में है। सरकार में जो है अभी के सरकार में देखा जा रहा है कि कानून व्यवस्था काफ़ी अच्छी है। जिस तरीके से कानून कोई भी मतलब किसी चीज़ पे एक्शन लेना, ये इस सरकार में देखा जा रहा है, जो कि पिछले सरकार में कहीं नहीं देखा जा रही थी। कुछ न कुछ खामियां देखी पिछले सरकार में थी जो इस सरकार में नहीं देखी जा रही। जैसे कानून व्यवस्था हो गया, ठीक है, शिक्षा व्यवस्था हो गया, जिस तरीके से देखा जा रहा है, रूल्स पास करे जा रहे हैं। जिस तरीके से मैं तो मेन कहूँगा कानून व्यवस्था, जिस तरीके से पहले पुलिस को छूट नहीं दी जा रही थी कि अपना कार्य सही से करे, तो अभी योगी सरकार में मैं देख रहा हूँ कि पुलिस को छूट दी जाती है। जिस तरीके से कोई भी कुछ हो जाता है तो कानून जो है तुरंत एक्शन लेता है। इसमें ये बीजेपी की सरकार में क्या लगता है आपको अब क्या होने वाला है? क्योंकि 2022 का चुनाव है, युवाओं की अहम भूमिका बताओ। हमें लगता है आपके 372 से सीटें ज्यादा ही आएंगी भाजपा सरकार की। आज भी सरकार की रहेगी। हमारा नेता बीजेपी आई थी, बीजेपी आएगी और बीजेपी आती रहेगी। क्या पिछली सरकारों में दंगे होते थे, इस बार क्या आपको लगता है कि दंगों पर नियंत्रण हुआ है? जी बिल्कुल हुआ है। पिछली सरकारों में दंगे बहुत होते थे और गुंडा राज तो कुछ ज्यादा ही चलता था इन लोगों की वजह से। और अब की जो सरकार आई है, अब इसमें युवाओं को भी बहुत खुली छूट दिया गया है। हम बहुत फ्रीली अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं जैसे जैसे सरकार ने हमारे लिए कुछ किया है।
वो कानून व्यवस्था की बात कर लेते हैं। कानून व्यवस्था कैसी है आपके प्रदेश के फिलहाल? कानून व्यवस्था बढ़िया चल रही है इस टाइम। देव भाई का नाम भी चल रहा है, ऐसी कोई बात ना है, सब बढ़िया चल रहा है। अच्छा, तो ये युवा है और कहीं ना कहीं रैली को लेकर काफी उत्साहित थे और फिलहाल बड़ी तादाद में ये रैली में पहुंचे हैं और युवाओं की यही कहना है कि जो विकास कराएगा वो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था जिस सरकार में दुरुस्त। अमरोहा में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमने अयोध्या बनाने की बात कही, काशी की बात की, अब मथुरा कैसे पीछे रह सकता है। इस बात पर मथुरा के लोगों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सराहना की। कहा मथुरा में जल्द ही कान्हा का भव्य मंदिर बने, उसके लिए योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दिया। अमरोहा में दिए योगी आदित्यनाथ के बयान से अब राजनीति गर्माती नजर आ रही है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हमने अयोध्या की बात कही थी, अयोध्या मंदिर बन रहा है, काशी में काम चल रहा है, तो मथुरा कैसे छूटे। मथुरा के लोगों की क्या राय है इसके बारे में जानते हैं उन्हीं से। जी अनिल जी, आप बताइए, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ का बयान कि अयोध्या में काम जारी है, काशी में काम जारी है, तो मथुरा कैसे छूटे, क्या कहेंगे इसको? देखो जी, हर जगह विकास किया है योगी जी की सरकार ने, और हम तो यही चाहते हैं कि विकास होना चाहिए। बाकी जनता के बीच में रोजगार पैदा हो, जनता को रोजगार चाहिए। बाकी मंदिर मस्जिद से तो मुद्दा चलते रहते हैं, इससे कोई खास ताल्लुकात नहीं है। जो बीजेपी का नारा है कि हमारा विकास और प्रयास और विश्वास, तो हमें तो ये चाहिए कि रोजगार मिले था, और सभी को रोजगार जब मिलेगा तो जनता खुश रहेगी, बीजेपी को वोट देगी। वैसे बीजेपी का काम सभी कुछ अच्छा रहा है, ये सकते हैं। मेरे साथ और भी कुछ लोग हैं। जी, इस बयान को किस तरह लेते हैं कि तो आपको लग रहा है मथुरा की बारी है, वो तो एक अलग मैटर है, लेकिन विकास के मुद्दे से देखा जाए तो बारी तो किसी भी शहर को लेना ही पड़ेगा उनको प्राथमिकता के तौर पे। अगर उन्होंने विकास के लिए अगर मथुरा को पहले लिया है तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। नहीं, उनका बयान है कि अयोध्या में निर्माण की बात कही हमने, उसके बाद काशी में निर्माण जारी है, चल रहा है, और अब जो कान्हा की नगरी है मथुरा, वो कैसे छूटे, उसी किस अंदाज में लेते हैं, किस तरह? नहीं, सही बात है, बिल्कुल है। हमारा ये धार्मिक स्थल तो ही है, अयोध्या भी हमारा धार्मिक स्थल है, वहाँ भी उन्होंने विकास ही किया है, और काशी में भी विकास ही किया, वो भी धार्मिक स्थल है। उस आधार पर देखा जाए तो हमारा मथुरा के धार्मिक स्थल से कम नहीं है, और उसका भी विकास होना ही चाहिए। जिस तरह से योगी जी का बयान चुनाव से पहले आया है, उसके क्या मायने हैं? ये जो धार्मिक महत्व की हमारी नगरी है और कृष्ण का जन्म स्थान है, और ये भव्य निर्माण इसका होना ही चाहिए, ये सभी की आकांक्षा है, और इन पर विश्वास है ये लोग करेंगे। क्या आप मानते हैं कि जैसे कान्हा की नगरी है उसको भी उसी तरह से भव्य रूप दिया जाए? यस, भव्य रूप दिया जाए और उससे भी अच्छा दिया जाए। सबसे पहले तो जी आप बताइए कि जो भव्यता की बात कही जा रही है, क्या वो चुनावी है या लगता है? तो ऐसा है कि चुनावी तो है ही है, और दूसरा मतलब ये है कि मंदिर भी बनना चाहिए, और सबसे पहले तो विकास होना चाहिए मथुरा का, चाहे मंदिर से हो, चाहे हमारे जैसे लोगों को रोजगार बन के मिले, चाहे किसी तरह हो, विकास होना चाहिए, और बीजेपी विकास करेगी। बात करें तो कान्हा की नगरी के साफ कहना है कि ये जो योगी जी ने बात कही है उसका निर्माण होना चाहिए, कान्हा की नगरी में एकदम भव्यता से उसका निर्माण किया जाए। रविंदर सिंह, इंडिया न्यूज, मथुरा। अमरोहा में दिए योगी आदित्य। एक तरफ चुनाव है, दूसरी तरफ कोरोना की तीसरी लहर का तनाव है, और इसी चुनाव और तनाव के बीच हर राजनीतिक दल को इलेक्शन ज्यादा पा रहा है, जनता नहीं। उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह साफ कर दिया है कि यूपी में तय समय पर ही चुनाव होंगे। सभी दल तय समय पर चुनाव कराने पर सहमत हैं। अब सवाल है कि अगर चुनाव की मजबूरी है तो फिर इस संकट काल में रैली की क्या जरूरत है। लोग मेट्रो की लाइन में घंटों खड़े हैं तो क्या दिक्कत, शादियों में सिर्फ 200 लोग ही आए तो क्या दिक्कत, लोगों पर पाबंदी लगे तो क्या दिक्कत, लेकिन चुनाव नहीं टलना चाहिए। कहते हैं हमारे देश में राजनीति का मतलब ही चुनाव है, भले ही उसके बीच में डेल्टा आ जाए, डेल्टा आ जाए या फिर ओमिक्रॉन, कोरोना का कोई और भी वेरिएंट आ जाए, लेकिन चुनाव नहीं टाले जा सकते हैं। इसलिए तो कोई भी दल इस वक्त चुनाव को टालने के पक्ष में नहीं है। सभी की मांग यही है कि सूबे में तय समय पर ही चुनाव कराए जाएं। जो राजनीतिक दलों ने जो विभिन्न बिंदु उठाए गए थे उसके बारे में बताना चाहूंगा कि सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने
ये हम लोगों को बताया कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए समय पर चुनाव होने चाहिए। तो सबसे प्रथम सभी दलों ने विदाउट एनी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन सभी ने कहा कि कोविड को ध्यान में रखते हुए समय पर चुनाव कराए जाए। कुछ दलों के प्रतिनिधियों ने दिन के समय बिना कोविड नियमों का पालन किए हुए चुनावी रैलियों के प्रति अपनी चिंता जाहिर की। साथ ही रैलियों की संख्याओं को नियंत्रित करने की भी मांग की। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि घनी आबादी वाले पोलिंग स्टेशंस को खुले स्थानों में किया जाए ताकि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मतदान संपन्न हो सके। कुछ दलों के प्रतिनिधि ने मांग की कि 80+ सीनियर सिटीजन्स और दिव्यांग वोटर्स जिन्हें घर बैठे पोस्टल बैलेट की सुविधा दी गई है उनकी सूची भी होगी। अब जरा आप भीड़ वाली सियासत को देखिए। इस भीड़ को देखकर राजनेताओं के चेहरे पर खुशी के गुब्बारे फूटते हैं। इसलिए तो राजनेता इसी खुशी में हमेशा सत्ता तक पहुंचने का दावा करते हैं। अब सियासी बातों को अलग रखें तो नेताओं की रैलियों में आने वाली भीड़ अब डराने लगी है। सभी के सर पर अलग अलग रंगों की टोपी है, हाथों में अपने अपने आलाकमान के झंडे हैं, बस नहीं है तो चेहरे पर मास्क, जो इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है। सभी पार्टी जीत के दावे के साथ अपने अपने आंकड़े पेश कर रही है, तो जहमत करके कुछ आंकड़े हम भी आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो आंकड़े ये हैं कि सिर्फ 12 दिन के भीतर देश में ओमिक्रॉन का खतरा 8 गुना तक बढ़ गया है। 17 दिसंबर को देश में ओमिक्रॉन के केस 100 के पार थे, जबकि 30 दिसंबर तक आंकड़ों को देखें तो देश में ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीजों की संख्या 950 से ज्यादा है। 24 घंटे में कोरोना के नए केस फिर 10,000 के आंकड़े को पार करने लगे हैं। देश के 22 राज्यों में ओमिक्रॉन की दस्तक हो चुकी है। लेकिन राजनीतिक दल जनता की सलामती चुनने की जगह सर्वदलीय सहमति चुनाव चुनने पर जुटी है। क्या लखीमपुर की घटना किसान भूल जाएंगे? क्या हाथरस की बेटी के साथ जो हुआ इस प्रदेश की माताएं, बहनें, बेटियां क्या भूल जाएंगी? क्या आगरा की घटना को भूला जा सकता है? कासगंज की घटना को कौन भूल सकता है? झांसी में जो नौजवान था उसकी पुलिस ने हत्या कर दी, कौन भूल सकता है? आपके जिले में तो लगातार जेल जारी है। पुलिस के ऊपर इनाम घोषित हुआ। आपके गोरखपुर जहां मुख्यमंत्री जी का खुद है जिला, बताइए व्यापारी को मारते मारते नहीं मार दिया क्या? पुलिस की पहली लात में ही जान चली गई उसकी। क्या ये जानकारी नहीं है? उत्तर प्रदेश की सरकार हटने जा रही है और हम सब लोग मिलकर के उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। और हो सकता है, जो मैंने पहले दिन से कहा और आज भी कहता हूं, आप लोगों का समर्थन और आपका भी समर्थन है, क्योंकि सच दिखाओगे तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई हो जाएगी। इसलिए आपका समर्थन जोड़ करके और इन सबका समर्थन जोड़ करके सबका साथ लेकर के सबके सबको सहयोग और सबकी भागीदारी को देते हुए हो सकता है उत्तर प्रदेश की जनता को समझाने में हम लोग कामयाब हो जाएंगे, तो 400 सीटें भी इनको हरा देगी भारतीय जनता पार्टी। मास्क बिना मौजूद इस हुजूम में इलेक्शन का रिस्क उठाना राजनीतिक दल जरूरी समझते हैं, क्योंकि चुनावी इश्क रिस्क से बड़ा है। सबको ऐतिहासिक जीत चाहिए, सत्ता चाहिए, कुर्सी चाहिए, वोट चाहिए, मंत्री और मुख्यमंत्री पद भी चाहिए। सबको सब कुछ चाहिए, लेकिन जनता को क्या चाहिए, किसी को कुछ पता नहीं है। जनता भी बिना कुछ समझे जनसभाओं में शामिल होने पहुंच जा रही है। लेकिन अब जब चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया है कि यूपी में चुनाव नहीं टाले जाएंगे, तो फिर ये क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए कि जब मेट्रो में एंट्री करने के लिए जनता को लाइन लगाकर घंटों अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में किसी भी दल की चुनावी सभा हो तो भीड़ बिना मास्क और धक्का मुक्की करते घुसेगी और मान लिया जाएगा कि रैली में तो नेताओं के प्रताप से संक्रमण की दर घट जाती है। चुनाव आयोग की टीम 3 दिनों से उत्तर प्रदेश के दौरे पर थी। इस दौरे में चुनाव आयोग की टीम ने सभी दलों के साथ बैठक की। राजनीतिक दलों से चुनाव के बारे में पूछा गया, लेकिन किसी ने इनकार करने के बदले सभी ने एक ही सुर में चुनाव करवाने की बात कही है। चुनाव करवाने के पीछे राजनीतिक दलों की दलील है कि वैक्सीन की एक डोज तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को लग गई है। अगर वैक्सीन ही पैमाना है तो क्या रैलियों में छूट रहेगी और शादी से लेकर अंतिम संस्कार तक सीमित लोग बुलाए जाएंगे? अब जब कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच चुनाव करवाने का फैसला ले ही लिया गया है,
तो ये तय किया जाना चाहिए कि इस चुनावी दंगल में जंग जो भी जीते, लेकिन जनता की जिंदगी की हार नहीं होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। यूपी में जारी सियासी हलचल के बीच चुनाव आयोग की टीम 3 दिनों में यूपी के दौरे पर थी। इन 3 दिनों में चुनाव आयोग की टीम ने राजनीतिक दल के साथ, पुलिस अधिकारियों और अलग अलग वर्गों के साथ बैठक भी की। बैठक में क्या कुछ फैसला लिया गया और क्या कुछ सुझाव दिए गए हैं, सुनिए। कमीशन ने डिसीजन लिया है कि पोलिंग टाइम का भी 1 घंटे बढ़ाया जाएगा। जो अभी तक यहाँ पर 8 से 5 तक था, उसको 1 घंटा बढ़ा दिया जाएगा, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग अगर हम मेंटेन करते हैं और थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है तो उसको भी उसमें संज्ञान में लिया जाएगा। कानून और व्यवस्था प्रबंधन के लिए डीजी पुलिस और होम सेक्रेटरी से डिटेल्ड वार्ता हुई है और सारे एसपीज, डीआईजीज एंड पुलिस कमिश्नर से इसके बारे में पूरी चर्चा हुई है कल की मीटिंग में। एंड उनको जो भी कंसर्न्स थे पॉलिटिकल पार्टीज के कि भाई यू कैन नॉट बी बायस्ड, दैट मैसेज हैज गॉन वेरी डीप टू द पर्सन्स। दे विल हैव टू बी with a uniform pattern of behavior to all parties. They cannot be biased for as far as elections are concerned, so that every political party will have to be given a level playing field. Nobody can favor the one party at the cost of any other party. 2017 की अपेक्षा 29 अंक बढ़कर 868 हो चुका है और 18 से 19 साल की आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या लगभग 3 गुना बढ़ चुकी है और महिलाओं को मतदाताओं को ध्यान रखते हुए करीब 800 और वुमेन मैनेज बूथ बनाए जाएंगे। इन्फोर्समेंट एजेंसियों को हम लोगों ने बोल ही दिया है कि चाहे अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो, चाहे राष्ट्रीय सीमा हो, चाहे राज्य की सीमा हो, उस पर किसी तरह की भी शराब, ड्रग्स, मुफ्त और नकदी की आवाजाही पर प्रभावी रूप से रोक लगाई जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की होने वाली रायबरेली की जनसभा की तैयारियां आखिरी चरण में हैं। जिला प्रशासन और बीजेपी के नेता भी सहयोग कर रहे हैं। रायबरेली शहर के आईटीआई मैदान में दोपहर 1 बजे के करीब जनसभा होगी। जनसभा के बगल में ही मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर को उतरने के लिए हेलीपैड तैयार किया जा रहा है। सदर विधायिका लगातार तैयारियों का जायजा भी ले रही हैं। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर हमारे सहयोगी ने सदर विधायक अदिति सिंह से खास बातचीत की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तैयारियों का पूरा लगभग 3-4 दिनों से जो सदर विधायिका हैं वो अपनी निगरानी में उनके आगमन को लेकर के इस जनसभा को सफल बनाने के लिए प्रयासरत हैं और उनके कार्यकर्ता रातों दिन इस मंच को और यहाँ जो जनसभा होनी है उसके इंतजाम में जुटी हुई हैं। आज वो हमारे बीच हैं, उनसे जानते हैं जो ये जनसभा है कितना महत्वपूर्ण खासकर भाजपा के लिए है और खासकर इनके स्वयं के लिए है। जी मैडम। नहीं, जाहिर सी बात है कि चुनावी बिगुल बज चुका है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण हर कार्यक्रम, सारे राजनीतिक कार्यक्रम, चाहे वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हों, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के हों, गृह मंत्री जी के हों, सब लोगों के कार्यक्रम पूरे प्रदेश में निरंतर लग रहे हैं। और कल उसी क्रम में आदरणीय मुख्यमंत्री जी का दौरा हमारे रायबरेली में लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये शहर के लिए बहुत गौरव की बात है कि हमारे शहर में, हमारे अपने आईटीआई ग्राउंड में लगा है दौरा। और इसके लिए हम सब, मैं ही नहीं, पूरी पार्टी, हमारे जिलाध्यक्ष, हमारे प्रभारी एवं सभी नेतागण तत्पर हैं महाराज जी का स्वागत करने के लिए। बिल्कुल पूरी जोरों शोरों से तैयारी में लगे हुए हैं। खासकर अभी आप इस पार्टी में आई हैं, अभी दूसरी में रहे हैं, ये पहली साझा जनसभा होगी, उस मंच पर होंगे आप रहेंगी, मौजूद रहेंगी। और जो योजनाएं आ रही हैं, खासकर जो जिले वासी जान रहे हैं कि ये सारी योजनाएं करोड़ों की जो आ रही हैं वो अदिति सिंह की वजह से आ रही हैं। ये खास कम से कम लोगों के लिए ये योजनाएं मिल रही हैं, उसमें अदिति सिंह का रोल क्या रहेगा? नहीं, पार्टी में आने से पहले भी एक विधायक होने के नाते ज्यादा से ज्यादा योजनाएं लाने का प्रयास किया है हमने। भले ही विपक्ष में योजनाएं लाना ज्यादा मुश्किल होता है, पर महाराज जी का हमेशा आशीर्वाद रहा है, कृपा दृष्टि उनकी बनी थी, तभी इतना ज्यादा मैं काम करा पाई अपनी सदर विधानसभा में। और आगे तो अब मैं अपेक्षा करती हूँ कि कम से कम 2 गुना योजनाएं आनी चाहिए। अब मैं पार्टी की भी सदस्य हूँ, तो मेरा तो यही प्रयास रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा अच्छी योजनाएं, जन कल्याणी योजनाएं अपने क्षेत्र के लिए लाऊं, अपनी रायबरेली के लिए लाऊं। उसमें कुछ अलग नहीं है, ये ऐसा काम है जो हम लोग पिछले 30 साल से करते आए हैं। चाहे वो मेरे आदरणीय बाबू रहे हों, आदरणीय पिताजी रहे हों, जिन्होंने 25 साल विधायक के रूप में सेवा की रायबरेली की, चाहे मैं हूँ, और आगे भी करती रहूंगी। इसमें कोई नायाब बात नहीं है। लखीमपुर खीरी में सुबह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की जुबान फिसल गई। ओम प्रकाश राजभर ने मंच से कहा, चुनाव में समाजवादी पार्टी की विदाई करेंगे। ओम प्रकाश राजभर का बयान अब ये चर्चा का विषय बना हुआ है।
समाजवादी पार्टी की विदाई हम लोग करके मानेंगे, उधर भी सहारनपुर मंडल तैयार। ये समाजवादी पार्टी की विदाई हम लोग करके मानेंगे, उधर भी सहारनपुर मंडल तैयार। ये समाजवादी पार्टी की जौनपुर के मुगरा बादशाहपुर में सपा प्रबुद्ध सपा का विशाल सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष पूर्व कैबिनेट मंत्री विधायक मनोज पांडे का प्रबुद्ध सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष विनोद मिश्रा ने माल्यार्पण कर जोरदार स्वागत किया। मनोज पांडे ने कहा कि प्रबुद्ध सभा के माध्यम से ये संदेश देने का काम किया गया है कि आज प्रदेश की जनता बीजेपी सरकार से तंग आ चुकी है और एक बार फिर से सपा की सरकार प्रदेश में बनने जा रही है। झांसी का नाम बदले जाने पर उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने सिर्फ नाम बदलने का काम किया। उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश में बढ़ी हुई महंगाई को नियंत्रण करने के लिए, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कानून व्यवस्था का हनन हो रहा है, कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए अब केवल एकमात्र नेता रह गए हैं और एकमात्र पार्टी है समाजवादी पार्टी। उसके नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी। और केवल जौनपुर में ही नहीं, अभी परसों हरदोई में लगभग 20,000 प्रबुद्ध समाज के लोगों ने एक साथ इकट्ठा होकर के संकल्प लिया कि आने वाले 2022 में आदरणीय अखिलेश यादव जी को हम लोग उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर बैठाएंगे। इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।